गाइस, मैं हूं राजन जैन। आज हम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म में हम ओवरलोडिंग पढ़ेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है? पॉलीमॉर्फिज्म दो वर्डों से मिलकर बना है। पहला है पॉली, दूसरा है मॉर्फिज्म। पॉली का मतलब होता है मैनी और मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब हो गया मैनी फॉर्म। जिस तरीके से पानी की कई सारी फॉर्म होती है, लिक्विड, गैस और सॉलिड, उसी तरीके से एक चीज की अगर कई सारी फॉर्म्स हो अवेलेबल तो उसे बोलेंगे हम पॉलीमॉर्फिज्म। जिसी तरीके से अगर एक मेथड है और उसकी कई सारी फॉर्म्स को हम यूज कर रहे हैं उसे बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। आज हम पढ़ते हैं इसमें मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग आखिर होता क्या है, इस लाइन को पढ़ो। मेथड ओवरलोडिंग, व्हेन वी हैव मोर देन वन मेथड विद सेम नेम बट डिफरेंट सिग्नेचर द प्रोसेस इज नोन एज ओवरलोडिंग। अगर मेरे पास एक मेथड है, अगर मेरे पास कई सारे मेथड हैं जिनका नाम सेम है लेकिन उन सबके सिग्नेचर अलग अलग है, उसे बोलेंगे मेथड ओवरलोडिंग। अब सिग्नेचर से क्या मतलब है, देखिए। टाइप्स ऑफ फंक्शन सिग्नेचर, देखिए। जैसे कि सिग्नेचर से क्या मतलब है? सिग्नेचर से मतलब है कि कंपाइलर के लिए दो तीन मेथड, एक से ज्यादा मेथड जिनका नाम सेम है लेकिन वो सारे मेथड कंपाइलर के लिए अलग अलग होंगे। जैसे कि एक क्लास में मैंने दो सब मेथड बनाए लेकिन एक सब मेथड इंटीजर टाइप की दो वैल्यू ले रहा है, दूसरा सब मेथड इंटीजर टाइप की तीन वैल्यू ले रहा है, तो ये दोनों मेथड कंपाइलर के लिए अलग अलग मेथड होंगे। समझ में आई बात? यहां पे मैं नंबर ऑफ पैरामीटर्स दोनों मेथड के चेंज कर रहा हूं, उससे दोनों मेथड कंपाइलर के लिए अलग अलग तरीके से ट्रीट होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ पैरामीटर से दोनों मेथडों का सिग्नेचर चेंज हो गया। इसी तरीके से डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर, पहला सब मेथड दो इंटीजर टाइप की वैल्यू ले रहा था, दूसरा सब मेथड एक इंट वैल्यू ले रहा था, एक फ्लोट वैल्यू ले रहा था। यहां मैंने डेटा टाइप चेंज कर दिया मेथड्स का, डेटा जो पैरामीटर्स का मैंने डेटा टाइप चेंज कर दिया, उससे यहां पे मेथड्स का सिग्नेचर चेंज हो गया। अब तीसरी चीज है ऑर्डर ऑफ पैरामीटर। पहला सब मेथड एक फ्लोट वैल्यू ले रहा था, एक इंटीजर वैल्यू ले रहा था, दूसरा सब मेथड पहली वैल्यू ले रहा था इंटीजर, दूसरी वैल्यू ले रहा था फ्लोट। यहां मैंने पैरामीटर्स का सीक्वेंस चेंज कर दिया। तो इस वजह से यहां पे सब मेथड्स, दोनों सब मेथडों का सिग्नेचर चेंज हो गया। तो मेथड के सिग्नेचर चेंज करने के तीन तरीके होते हैं, नंबर ऑफ पैरामीटर डिफर कर जाए, डेटा टाइप पैरामीटर का डिफर कर जाए और ऑर्डर ऑफ पैरामीटर डिफर कर जाए। ठीक है गाइस, अब मैं आपको ओवरलोडिंग के डेमो देता हूं। ये मेरी ओवरलोडिंग डॉट जावा है। ठीक है, ओवरलोडिंग डॉट जावा, ये मेरी डी, उसके अंदर हिंदी जावा ट्यूटोरियल, हिंदी जावा ट्यूटोरियल के अंदर ओवरलोडिंग डेमो में सेव है। ठीक है, ओवरलोडिंग नाम के फोल्डर के अंदर सेव है। ठीक है, इस ओवरलोडिंग डॉट जावा में मैंने कई सारी क्लासेस बनाई हैं, मैंने इसके अंदर कई सारे प्रोग्राम बना दिए हैं। ठीक है, जैसे ही मैं ओवरलोडिंग डॉट जावा को कंपाइल करूंगा तो मैंने इसके अंदर जितनी भी क्लासेस बनाई हैं सब क्लासेस की डॉट क्लास फाइल वहां पे बन जाएगी जहां पे ओवरलोडिंग डॉट जावा पड़ी है। ठीक है गाइस, तो करके देखते हैं। पहले मैं आपको डेमो 1 समझाता हूं, ये बड़ा आसान सा है। क्लास फू बनाई है मैंने, क्लास फू के अंदर डू स्टफ मेथड है, एक क्लास और बनाई है मैंने बार, बार एक्सटेंड करती है फू को। तो बार के पास भी एक डू स्टफ मेथड है जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू ले रहा है। जब बार सब क्लास है फू की, तो फू के अंदर जितने भी मेथड होंगे वो उठ के, उनकी एक कॉपी उठ के बार के अंदर भी आ गई होगी। तो बार के अंदर वॉइड डू स्टफ मेथड जो कि कुछ भी नहीं लेता है, खाली कोई भी पैरामीटर नहीं लेता है, वो यहां पे उठ के आ गया होगा और इसके पास अपना मेथड तो है ही। तो बार के पास दो डू स्टफ मेथड हो गए जो कि ओवरलोडेड है। कैसे कि पहला डू स्टफ मेथड कुछ भी नहीं लेता और दूसरा डू स्टफ मेथड इंटीजर टाइप की वैल्यू लेता है। ठीक है गाइस, अब अगर इस मेथड को हम कंपाइल करें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हम इसे रन नहीं करा पाएंगे क्योंकि इसके अंदर मेन मेथड नहीं है और मेन मेथड ही एंटी पॉइंट होता है जैसा कि आपको पता है।
तो डेमो 2 पे चलते हैं गाइस। डेमो 2 में कुछ भी नहीं है, मैंने क्लास बनाई है एडर। मैंने क्लास बनाई है, देखिए गाइस एडर, ठीक है। और इस एडर क्लास के अंदर मैंने 5 मेथड बनाए सम नाम के, और एक मेथड बनाया मेन। तो एडर क्लास के अंदर टोटल मेथड है 6, जिसमें 5 तो सम मेथड है जो कि पांचों के पांचों ओवरलोडेड है, और एक मेथड है मेन जो कि एंट्री पॉइंट होगा, ठीक है। तो देखो 5 सम मेथड ओवरलोडेड कैसे हैं। पहला सम मेथड इंटीजर टाइप की 2 वैल्यू लेता है, दूसरा सम मेथड डबल टाइप की 2 वैल्यू लेता है, तीसरा सम मेथड 3 इंटीजर वैल्यू लेता है, चौथा सम मेथड एक इंटीजर वैल्यू लेता है और एक डबल वैल्यू लेता है, और पांचवा सम मेथड एक डबल लेता है एक इंटीजर। देखो यहां देखने वाली चीज है ये मेथड इंटीजर और डबल ले रहा था, लेकिन यहां पे पहली वैल्यू इंटीजर थी, दूसरी वैल्यू डबल थी, और इस मेथड में पहली वैल्यू डबल है और दूसरी वैल्यू इंटीजर है, तो ये दोनों मेथड ओवरलोडेड है, ठीक है। अब इन मेथडों के अंदर क्या हो रहा है, मेथड के अंदर कुछ नहीं, मैं क्या कर रहा हूं, जैसे ही मैं इस मेथड को कॉल करता हूं तो इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी। उसमें क्या होगा कि इसने जो वैल्यू ली है, इसने जो पैरामीटर लिया, ए के अंदर जो वैल्यू आई, बी के अंदर जो वैल्यू आई, दोनों का सम कराया, रिजल्ट में स्टोर करा और रिजल्ट को प्रिंट करा दिया है, ठीक है। तो अब इन मेन मेथड एंट्री पॉइंट होता है, तो मेन मेथड को देखते हैं। कुछ नहीं, एडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, इसके ऊपर से, क्योंकि एडर क्लास के अंदर ही पांचों मेथड थे सम, तो एडर क्लास के पांचों सम मेथड को मैं कॉल करा सकता हूं। पहला मेथड मैंने सम कॉल कराया, 2 इंटीजर वैल्यू पास करा दी है, दूसरा मेथड कॉल कराया है तो पहले डबल फिर दूसरी डबल, और तीसरे के लिए तीनों इंटीजर वैल्यू पास करा दी है, चौथे के लिए पहले डबल फिर इंटीजर, पांचवें के लिए पहले इंटीजर दूसरी डबल वैल्यू पास करा दी है। इनके आउटपुट क्या होंगे, 5 और 6 11, 5.2 5.3 10.5 1 2 3 6 5.2 1 6.2 1 और 5.2 6.2। चेक करते हैं आउटपुट। ओके गाइस, मेरी ओवरलोडिंग डॉट जावा, ये था मेरी फाइल का नाम, सक्सेसफुली कंपाइल हो गई है। चलाते हैं। मेरी क्लास का नाम क्या है, एडर, ठीक है। द सम इज 11, द सम इज 11, द सम इज 10.5, द सम इज 6 6.2 6.2, ठीक है गाइस। आसान था। एक और बार रिवाइज कराऊं इसको, कुछ नहीं है, एक क्लास बनाई है एडर, उसके अंदर 5 सम मेथड है जो कि ओवरलोडेड है, वो 2 वैल्यू लेता है हर एक मेथड, जो वो 2 वैल्यू लेता है उनका सम कराता है और रिजल्ट को प्रिंट करा देता है। मेन मेथड एंट्री पॉइंट होता है, जैसे ही मेन मेथड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, मैंने एडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और पांचों सब मेथडों को कॉल कराया है। डेमो 3 पे आते हैं गाइस। जो भी आपको पढ़ाएगा वो केवल ऊपर वाले डेमो तक आपको समझाएगा कि ओवरलोडिंग होता क्या है। अब हम थोड़ा इसमें डीप में घुसते हैं जो कि जरूरी है बहुत। अगर आप ओसीपी जेपी निकालना चाहते हो तो आपको डीप में घुसना ही पड़ेगा। देखिएगा डेमो 3, इसके अंदर एक बार सुनिए, इसके अंदर मैंने 3 क्लास बनाई है। पहली क्लास बनाई है एनिमल, दूसरी क्लास बनाई है हॉर्स, और हॉर्स एक्सटेंड्स एनिमल, हॉर्स सब क्लास है एनिमल की, और मैंने तीसरी क्लास बनाई है यूज एनिमल्स। यूज एनिमल्स के अंदर 2 डू स्टफ मेथड है जो कि ओवरलोडेड है, और एक मेन मेथड है जो कि एंटी पॉइंट है। मैं आपको दिखाता हूं। मैंने क्लास बनाई है एनिमल, उसके बाद मैंने एक क्लास बनाई है हॉर्स जो कि सब क्लास है एनिमल की, उसके बाद एक और क्लास बनाई है यूज एनिमल। यूज एनिमल के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया 3 मेथड थे, 2 डू स्टफ और एक मेन। ये 2 डू स्टफ ओवरलोडेड थे, पहला एनिमल टाइप की चीजें लेता है, दूसरा हॉर्स टाइप की चीजें लेता है। इस एनिमल वाले के अंदर मैसेज प्रिंट कराया इन द एनिमल वर्जन, हॉर्स वाले के अंदर मैंने मैसेज प्रिंट कराया इन द हॉर्स वर्जन। मेन मेथड को समझते हैं क्योंकि वो एंट्री पॉइंट होता है। देखिए गाइस, यूज एनिमल्स का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, यूए में स्टोर करा लिया। अब यूज एनिमल्स के अंदर 2 डू स्टफ मेथड थे, मैं दोनों को कॉल करा सकता हूं। पहला एनिमल टाइप की चीजें ले रहा था, इसको कॉल कराया, दूसरा हॉर्स टाइप की चीजें ले रहा था, उसको कॉल कराया। ये मेथड जब कॉल होगा ये मैसेज प्रिंट करा देगा इन द एनिमल वर्जन,
जब ये वाला मेथड कॉल होगा, ये मैसेज प्रिंट करा देगा इन द हॉर्स वर्जन। ठीक है गाइस? हाँ गाइस, ठीक है, इन द एनिमल वर्जन प्रिंट हो जाएगा, इन द हॉर्स वर्जन प्रिंट हो जाएगा। अभी इसे, ये दो लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए होता क्या है ओवरलोडिंग के केस में, देखो इस लाइन पे जैसे कंपाइलर आया तो कंपाइलर क्या देखेगा, सबसे पहले यूए ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है, इसका टाइप है यूज एनिमल। तो अब वो चेक करेगा क्या यूज एनिमल्स में वो वाला डू स्टफ मेथड है जो कि एनिमल टाइप की वैल्यू लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अब आएगा इस पे, ठीक है, तो वो देखेगा पहले यूए का टाइप क्या है, यूए का टाइप है यूज एनिमल्स। अब वो चेक करेगा क्या यूज एनिमल्स के अंदर वो वाला मेथड है जो कि हॉर्स टाइप की चीजें लेता है। ठीक है, तो कौन सा मेथड कॉल हो जाएगा मेरा, इन द हॉर्स वर्जन। ठीक है, अब इस पे आते हैं दो लाइनों पे। ठीक है, मैंने क्या करा, हॉर्स टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया है लेकिन एनिमल टाइप के रेफरेंस वेरिएबल को, इस वाले वेरिएबल को मैंने पास करा दिया है और इस वाले वेरिएबल का टाइप किया है एनिमल। ठीक है, सब क्लास का ऑब्जेक्ट सुपर क्लास के वेरिएबल को असाइन करा दिया है। अब ये वाली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस। इससे क्या प्रिंट होगा ये आपको सोचना है। देखो यूज, जैसे कंपाइलर इस लाइन पे आया वो चेक करेगा यूज एनिमल्स, यूए का टाइप क्या है, यूज एनिमल्स। क्या यूज एनिमल्स के अंदर वो वाला डू स्टफ मेथड है जो इस वाले टाइप की वैल्यू लेता है, इसका टाइप क्या है, इसका टाइप है एनिमल। तो ये देखेगा क्या डू स्टफ, ऐसा यूज एनिमल के अंदर ऐसा डू स्टफ मेथड है जो कि एनिमल टाइप की वैल्यू लेता है, बिल्कुल है। ठीक है, और अब ओवरलोड, अब इसी कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड हो जाएगा कि मुझे कौन सा मेथड प्रिंट कराना है। ठीक है, कौन सा मेथड कॉल कराना है। तो कौन सा मेथड कॉल होना चाहिए आपके हिसाब से, ये वाला मेथड कॉल होगा। ठीक है, क्योंकि क्योंकि कंपाइलर ने किस हिसाब से काम करा, उसने देखा कि यूज एनिमल के अंदर वो वाला डू स्टफ मेथड है जो इस टाइप की वैल्यू लेता है। इस टाइप का मतलब क्या है, एनिमल टाइप की वैल्यू। तो बिल्कुल है, तो कंपाइल टाइम पे डिसाइड हो गया कि मुझे कौन सा मेथड कॉल कराना है जो कि एनिमल टाइप की वैल्यू लेगा। तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला मैसेज क्या प्रिंट हुआ, इन द एनिमल वर्जन। दूसरे क्या मैसेज प्रिंट हुआ, इन द हॉर्स वर्जन। और तीसरा मैसेज क्या प्रिंट हुआ, इन द एनिमल वर्जन। कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज भी आनी चाहिए कि एनिमल रेफर टू हॉर्स के अंदर ऑब्जेक्ट तो हॉर्स का था। ठीक है, जब ये इसके अंदर ऑब्जेक्ट तो हॉर्स का था, जब मैंने डू स्टफ कॉल कराया तो हॉर्स वाला क्यों नहीं कॉल हुआ। अब इसका आंसर ये है कि ओवरलोडिंग के केस में, ठीक है, ओवरलोडिंग के केस में कौन सा मेथड कॉल होना है ये रेफरेंस टाइप बताता है, ना कि ऑब्जेक्ट टाइप। ठीक है, मतलब इसके अंदर क्या है वो नहीं बताएगा कि कौन सा मेथड कॉल होना है। इसका जो रेफरेंस टाइप है, इस वेरिएबल का जो टाइप है वो बताएगा कि कौन सा मेथड मुझे कॉल कराना है। क्योंकि ओवरलोडिंग के केस में कौन सा मेथड कॉल करना है वो कंपाइल टाइम पे डिसाइड हो जाता है। और जो ये वेरिएबल्स होते हैं ना, एनिमल रेफर टू हॉर्स, ये वेरिएबल ये सारे कंपाइल टाइम में बन जाते हैं स्टैक के अंदर। और जो मेरे ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, वो मेरे बनते हैं रनिंग टाइम पे। अभी तक इसके अंदर ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं क्योंकि वो बना ही नहीं है कंपाइल टाइम पे। इसके अंदर बस हमें ये केवल कंपाइल टाइम पे ये पता है कि इसका टाइप क्या है और इसका टाइप है एनिमल। तो कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड हो जाएगा कि कौन सा मेथड कॉल करना है, और वो मेथड मैं कॉल करूंगा वो वाला डू स्टफ जो कि एनिमल टाइप की चीजें लेता है। आप ये वाली लाइनें पढ़ लीजिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। द रेफरेंस टाइप नॉट द ऑब्जेक्ट टाइप डिटरमाइंस विच ओवरलोडेड मेथड टू इन्वोक। ठीक है, which overloaded version to call is based on reference type of the argument passed at the compile time। समझ में आई चीजें? अब इसको चला के देखते हैं, इसका आउटपुट क्या होगा। पहला मैसेज इन द एनिमल वर्जन, दूसरा मैसेज इन द हॉर्स वर्जन, तीसरा मैसेज इन द एनिमल वर्जन।
जावा। ठीक है, मेरी क्लास का नाम क्या है? मेरी क्लास का नाम है यूज एनिमल्स। यूज एनिमल्स। ठीक है, इन द एनिमल वर्जन, इन द हॉर्स वर्जन, इन द एनिमल वर्जन। अगले डेमो पे चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए गाइस, इसमें भी सेम काम हुआ है। मैंने क्लास ए बनाई है जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू लेती है, और मैंने क्लास बी बनाई है जो कि सब क्लास है ए की। ठीक है, इसके बाद इसमें एक डू स्टेप मेथड है जो कि डबल टाइप की वैल्यू ले रहा है, और ये वाला डू स्टेप मेथड तो इसके अंदर अपने आप ही उठ के आ गया होगा जो कि int टाइप की वैल्यू ले रहा था। तो क्लास ए के अंदर तो एक ही डू स्टेप मेथड है, क्लास ए के अंदर तो एक ही डू स्टेप मेथड है जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू लेता है। लेकिन क्लास बी के अंदर दो डू स्टेप मेथड है जो कि डबल टाइप की वैल्यू लेता है और एक इंटीजर टाइप की वैल्यू लेता है। इंटीजर वाला इनहेरिटेंस की वजह से आ गया उठ के। ठीक है, अब आते हैं बी क्लास के अंदर मेन मेथड में। केवल यही कोडिंग मुझे देखनी है। ठीक है, देखिए गाइस, मैंने क्या करा कि सबसे पहले मैंने ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ए टाइप का वेरिएबल था। जैसे ही मेरा कंपाइलर इस वाली लाइन पे आया, वो क्या देखेगा कि ए का टाइप क्या है? ए का टाइप है ए। ठीक है, अब वो ये देखेगा कि ए क्लास के अंदर कोई ऐसा डू स्टेप मेथड है जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू लेता है। वो देखा, बिल्कुल है, इंटीजर टाइप की वैल्यू ले रहा है, तो वो मैसेज प्रिंट करा देगा ए। ठीक है गाइस, अब आएगा वो दूसरी लाइन पे। बी का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, बी टाइप के वेरिएबल को असाइन करा दिया। इस पे आते हैं, अब जैसे कंपाइलर इस वाली लाइन पे आया, वो देखेगा कि इस बी का टाइप क्या है। बी का टाइप है बी, कैपिटल बी। ठीक है, बी का टाइप क्या है? कैपिटल बी। तो क्या बी क्लास के अंदर ऐसा डू स्टेप मेथड है जो डबल टाइप की वैल्यू लेता है? तो कंपाइलर को पता है बी के अंदर तो दोनों तरह के डू स्टेप मेथड है, जो इंटीजर भी लेता है और जो डबल भी लेता है। तो क्या प्रिंट हो जाएगा? बी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब आओ तीसरी लाइन पे। क्या बी क्लास के अंदर ऐसा डू स्टेप मेथड है जो इंटीजर टाइप की वैल्यू लेता है? बिल्कुल है, इनहेरिटेंस की वजह से आ गया, ए प्रिंट हो जाएगा। ये तीन लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये तो कोई भी बच्चा भी बता देगा। देखो, बी टाइप का ऑब्जेक्ट बना, ए टाइप के रेफरेंस वेरिएबल को असाइन हो गया। ठीक है, छोटी क्लास का ऑब्जेक्ट बड़े क्लास के आदमी को, वेरिएबल को असाइन हो गया है। तो अब ये लाइन देखते हैं हम। जैसे ही मेरा कंपाइलर इस वाली लाइन पे आया, वो क्या करेगा? क्या इसका टाइप क्या है? सी का, सी का टाइप है ए। क्या ए क्लास के अंदर ऐसा डू स्टेप मेथड है जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू लेता है? ए क्लास के अंदर केवल एक ही डू स्टेप मेथड था जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू ही लेता था। तो बिल्कुल है, ए प्रिंट हो जाएगा। अब आओ इस लाइन पे, सी का टाइप क्या है? कंपाइलर चेक करेगा कि सी का टाइप क्या है। सी का टाइप है ए। ठीक है, सी का टाइप ए है ना। तो क्या ए क्लास के अंदर ऐसा डू स्टेप मेथड है जो कि डबल टाइप की वैल्यू लेता है? बिल्कुल नहीं है। ए के अंदर केवल एक ही डू स्टेप मेथड है जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू लेता है। तो यहां पे मेरी कंपाइलर एरर आ जाएगी अगर मैं कमेंट ना लगाऊं तो। चलो पहले ये देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या होगा। इसका आउटपुट होगा ए बी ए ए। ठीक है, और अगर मैं इसे ना लगाऊं कमेंट्स को तो एरर आ जाएगी। पहले कमेंट्स हटा के देखते हैं, फिर लगा के। मेरी क्लास का नाम क्या है? बी। ठीक है, ए बी ए, आउटपुट आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इन कमेंट्स को हटाते हैं गाइस। अब सोचो एरर क्या आनी चाहिए। देखो एरर क्या आएगी। सी का टाइप क्या है? ए। ए के अंदर वो डू स्टेप नहीं है जो कि डबल टाइप की वैल्यू लेता है। तो कंपाइलर कहेगा कि इसका टाइप ए है। ठीक है, और ए क्लास के अंदर कोई भी डू स्टेप मेथड नहीं है
जो कि डबल लेता है, वो कहेगा कि इंट रिक्वायर्ड, इंटीजर टाइप की वैल्यू रिक्वायर्ड है लेकिन फाउंड डबल हो रही है, ये एरर आएगी। चेक करते हैं। जावा बी, सॉरी मैंने इसे सेव नहीं कराया, एक बार सेव करा लेते हैं इसे और इसके बाद इसे रिकंपाइल कराते हैं। जावा सी, ठीक है। अब देखिए कंपाइल कराने में एरर आ गई। क्या एरर आई? वही एरर आ रही है कि देखो सी डू स्टफ कॉल नहीं कर पाया, रिक्वायर्ड था इंट, फाउंड हो रहा है मेरे पास डबल, इसी लाइन में एरर है। ठीक है गाइस, तो गाइस ये थी ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग आशा है कि आपको पूरी तरीके से समझ में आई होगी। मेरा नाम है राजन जैन और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो जैन राजन JNJN@gmail.com पर। थैंक यू गाइस।